Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz, जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद द स्टैटिक जीके पार्ट एज वेल, जहाँ जहाँ पर ज़रूरी होता है हम आपको स्टैटिक जीके भी साथ साथ बताते चलते हैं। एंड आज के सेशन में हम कवर करेंगे 21 एंड 22 ऑफ जून के 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, तो कल क्योंकि संडे था, संडे के दिन हमारी क्लास नहीं होती है, तो इसलिए हम मंडे को 12 करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। The first question is, the Mombasa Declaration recently adopted by 15 countries aims to combat which issue? Recently Mombasa Declaration न्यूज़ में था एंड आपको बताना है कि ये किस इशू के लिए डेक्लेरेशन अनाउंस किया गया है। द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, इलीगल फिशिंग। ठीक है, तो असल में 15 कंट्रीज़ ये अफ्रीका, एशिया, यूरोप, कैरिबियन और पैसिफिक से हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया है मोम्बासा डिक्लेरेशन, जिससे कि हम ग्लोबल एफर्ट्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ इलीगल, इन रिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। ठीक है, तो ये जो डिक्लेरेशन है ना, ये हमने अडॉप्ट किया है ड्यूरिंग द 11th एडिशन ऑफ आवर ओशन कॉन्फ्रेंस, जो कि इस साल कहाँ पर हुआ, केनिया के मोम्बासा में। तो इसी वजह से इसका नाम मोम्बासा डिक्लेरेशन भी रखा गया है। सो इट कॉल्स फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, कि फिशरीज़ के सेक्टर में और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत है, जिससे कि जो एक्सेस है वो इम्प्रूव किया जाए टू इन्फॉर्मेशन ऑन फिशिंग वेसल्स ओनरशिप एंड लाइसेंसिंग। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है ये सब करने का, हमारा मरीन इकोसिस्टम प्रोटेक्ट हो सके, सस्टेनेबल फिशरीज़ को हम इंश्योर कर सकें, एंड जो भी लोग डिपेंडेंट होते हैं फिशिंग सेक्टर पर, उनकी लाइवलीहुड को यहाँ पर सेफगार्ड किया जाए। ठीक है, तो मोम्बासा डिक्लेरेशन किस चीज़ से रिलेटेड है? इलीगल फिशिंग को रोकने से, और ये रिसेंटली डिफरेंट कॉन्टिनेंट के 15 कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया है। फाइन, तो ये सारे फैक्ट्स एक साथ याद रखिएगा। ओके, टॉकिंग अबाउट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, तो ये जो फिशिंग है ना, इससे मरीन बायोडाइवर्सिटी और इकोनॉमी दोनों को काफ़ी नुकसान होता है, एंड इसे रोकने के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल कॉपरेशंस टाइम टू टाइम रन कराए जाते हैं। फिशिंग वेसल्स की ट्रांसपेरेंसी, जैसे कि ओनरशिप और लाइसेंसिंग की जानकारी इसीलिए ज़रूरी होती है ताकि किसी भी तरह का इलीगल फिशिंग ना होने पाए। ओके, देन यहाँ पर बात करेंगे आवर ओशन कॉन्फ्रेंस की। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हर साल समुद्री कंजर्वेशन टॉपिक्स पर होती है। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के लीडर्स अपनी ओशन पॉलिसीज शेयर करते हैं, एंड इसका टारगेट क्या होता है? ओशन हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना। फाइन, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट था, दैट इज इलीगल फिशिंग। फाइन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The Kishau Dam that was recently seen in the news is located along the border of which two Indian states? आपको बताना है कि किशाऊ डैम जो आजकल चर्चे में था, ये कौन से दो स्टेट्स के बॉर्डर पर लोकेटेड है? आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। ओके, तो रिसेंटली हुआ क्या है, सेंटर ने एक कंसेंसस फैसिलिटेट किया है अमंग 6 स्टेट्स। ठीक है, कौन से ये 6 स्टेट्स हैं इनके बारे में देख लेते हैं। पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, देन थर्ड वन इज दिल्ली, the fourth one is Uttar Pradesh, then the fifth one is Haryana, and the sixth one is Rajasthan। तो ये 6 स्टेट्स हैं, एंड ये जो 6 स्टेट्स हैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा किशाऊ मल्टीपर्पज़ डैम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है इट इज़ प्रपोज्ड ऑन द टोन्स रिवर, जो कि हमारी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है यमुना रिवर की अलॉन्ग द उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश बॉर्डर। तो ये एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है जिसका पर्पज़ है हाइड्रो पावर जनरेशन, इरिगेशन, वाटर सप्लाई और इन्वायरमेंटल फ्लोज को बेहतर बनाना इन द यमुना रिवर। ठीक है, तो इस एग्रीमेंट में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट विल कवर 90% ऑफ द वाटर कंपोनेंट कॉस्ट, जबकि जो रिमेनिंग 10% है इट विल बी शेयर्ड अमंग द 6 बेनिफिशियरी स्टेट्स जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो किशाऊ डैम जो आजकल न्यूज़ में था, इट इज़ लोकेटेड अलॉन्ग द बॉर्डर्स ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश स्टेट। फाइन, यहाँ पर टोन्स रिवर की बात करेंगे तो ये रिवर यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी होती है, एंड ये मेनली कहाँ से निकलती है? आपके हिमालय से। एंड यमुना रिवर के बारे में सब जानते हैं, ये इंडिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट और हॉली रिवर्स में से एक है। राइट, यमुना रिवर का जो सोर्स है वो क्या है? तो यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है, एंड यमुना दिल्ली की तरफ से बहती है, और यमुना एक्सप्रेसवे का नाम यहीं से आया है। तो यमुना जो है वो मेनली हम देखेंगे तो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। राइट, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर था डी ऑप्शन, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। चलिए हम थोड़े लोकेशंस चेक कर लेते हैं। डिफरेंट चीज़ें जो न्यूज़ में आ जाती है ना, अगर वो न्यूज़ में आ गई तो फिर उनकी लोकेशंस आपको ज़रूर पता होने चाहिए कि कोई भी चीज़ कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है,
तो फर्स्ट क्वेश्चन है हुसैन सागर लेक इज लोकेटेड इन विच सिटी। अब देखिए आप अप्रैल 2026 का एक क्वेश्चन है, इट मीन्स कि ये जो लेक है ना ये अप्रैल 2026 में फॉर सम रीजन न्यूज़ में आई, तो हमें यहाँ पर अब लोकेशन इसकी याद रखनी है कि इट लाइज इन हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट है मार्शल आइलैंड्स जो जून 2026 में न्यूज़ में आया था, दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, इज लोकेटेड इन विच ओशन। मार्शल आइलैंड है पैसिफिक ओशन में। दरिया बहादुर आइलैंड्स दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ये कहाँ पर है, कर्नाटका में। माउंट एसो दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री, माउंट एसो की लोकेशन क्या है, जापान। गेपान लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, ये आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश में। बाबल मंदेब स्ट्रेट दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ कनेक्ट्स विच वाटर बॉडीज, तो ये स्ट्रेट कनेक्ट करता है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन के साथ। होकरसर लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी, ये लेक है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ों को याद करना होता है। Moving to third question, who has been appointed as a new chairperson of the National Statistical Commission? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के लिए हमारे नए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हो गए हैं? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, डॉक्टर साइबल चट्टोपाध्याय। तो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया डॉक्टर साइबल चट्टोपाध्याय को एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। कुछ और भी इसमें न्यूली अपॉइंटेड मेंबर्स हैं, उनका नाम क्या है, प्रोफेसर शुभब्रता दास फर्स्ट नेम हो गया, दूसरा नाम है यहाँ पर श्री सत्येंद्र बहादुर सिंह जी का, एंड थर्ड नेम इज डॉक्टर माधवन मुकुंद। ठीक है, तो ये भी इसमें न्यूली अपॉइंटेड मेंबर्स हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की बात करेंगे तो इसको स्टैब्लिश किया गया था एज द नोडल बॉडी फॉर कोर स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ इन इंडिया, एंड ये रिस्पॉन्सिबल है किसी भी नेशनल स्टैटिस्टिकल पॉलिसीज़ को क्रिएट करने के लिए, स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए, एंड इससे पब्लिक ट्रस्ट इंप्रूव होता है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में। साथ ही कोऑर्डिनेशन को ये बॉडी एंश्योर करती है अमंग द स्टैटिस्टिकल एजेंसीज। ओके, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के लिए हमारे नए चेयरपर्सन बन गए हैं डॉक्टर साइबल चट्टोपाध्याय। डू रिमेंबर कि ये कमीशन एक स्टैटिस्टिकल बॉडी है जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स पॉलिसीज़ बनाते हैं, एंड यहाँ पर बात करेंगे स्टैटिस्टिकल पॉलिसीज़ की, तो ये देश के डेवलपमेंट प्लानिंग में काफ़ी हेल्प करते हैं, एंड ये पॉलिसीज़ डेटा कलेक्शन और एनालिसिस को स्टैंडर्डाइज भी करते हैं। प्रॉपर स्टैटिस्टिकल पॉलिसी से एक्यूरेट और रिलायबल डेटा हमें मिलता है। और इंडिया के अंदर NSSO यानी नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस एक मेन स्टैटिस्टिकल एजेंसी है हमारी। सेंसस ऑफ इंडिया भी एक मेजर स्टैटिस्टिकल एजेंसी है जो पॉपुलेशन डेटा कलेक्ट करते हैं। रिसेंटली हमारा सेंसस 2027 स्टार्ट हो चुका है, और ये जो सेंसस है ना, इसके बारे में 3 फैक्ट्स याद रखिएगा। ये हमारा पहला फुली डिजिटल सेंसस होने वाला है। ओके, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये पहला हमारा कास्ट बेस्ड सेंसस है, इसमें हम कास्ट को इंक्लूड करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि सेंसस 2027 के लिए हमारे ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं, हिज नेम इज़ सुदर्शन पटनायक। ये हमारे सैंड आर्टिस्ट है, रिसेंटली इनको एक प्रेस्टिजियस ऑनर भी मिला था अभी एक कंपटीशन के दौरान। इसी के साथ ही फर्स्ट इंडियन बन गए थे। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि इन्होंने रशिया में कौन सा एक इवेंट हाल ही में जीता था जिसके बाद ये फर्स्ट इंडियन बने टू अचीव दैट टाइटल। ओके, हमने इस क्वेश्चन को अपने पहले के सेशंस में डिस्कस किया है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026। आपको बताना है कि इस एक्सरसाइज के लिए कौन सी कंट्री होस्ट है। द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, मंगोलिया। तो रिसेंटली इंडियन आर्मी कंटिजेंट ने पार्टिसिपेट किया है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट में, और ये जो एक्सरसाइज है ये 20 जून को स्टार्ट हो रही है, 3 जुलाई तक चलने वाली है। कहाँ पर होगी इस साल, तो मंगोलिया के उलान बातर के 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया में। ये एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका फोकस क्या है, यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग ऑपरेशंस अंडर चैप्टर 7 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। ठीक है, तो खान क्वेस्ट ओरिजिनली बिगिन हुआ था एज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन US एंड मंगोलिया 2003 में पहली बार, लेकिन बाद में जाके 2006 में ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हो गई, मतलब इसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट अप करती हैं। एंड इंडियन कंटिजेंट जो यहाँ से गया है पार्टिसिपेट करने इस एक्सरसाइज में, उसमें 40 पर्सनल हैं, मेनली फ्रॉम द जाट रेजिमेंट। ओके, एंड इस एक्सरसाइज का फोकस क्या है, जॉइंट प्लानिंग, पेट्रोलिंग, सर्च ऑपरेशन, सिविल इवैक्यूएशन, कॉम्बैट फर्स्ट एड एंड कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, ये सब चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज की जाएंगी। ठीक है, तो डू रिमेंबर एक्सरसाइज खान क्वेस्ट को कौन सी कंट्री होस्ट करती है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज मंगोलिया। यहाँ पर बात कर लेते हैं जाट रेजिमेंट की, जहाँ से इंडियन पर्सनल्स गए हैं इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने। तो जाट रेजिमेंट इंडियन आर्मी की ओल्डेस्ट इन्फेंट्री रेजिमेंट में से एक है। प्राइमरली जाट कम्युनिटी के सोल्जर्स से बनी ये रेजिमेंट है, और इसका मोटो क्या होता है, संगठन व वीरता। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, मंगोलिया। इसी के साथ चलिए हम थोड़े डिफेंस करंट अफेयर्स अब रिवाइज कर लेते हैं।
फर्स्ट है K4 मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, ये डेवलप किया था DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल इज अ हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, इस मिसाइल को डेवलप किया था अगेन DRDO ने। एक्साइज मिलन 2026 वॉज कंडक्टेड इन विच सिटी, ये एक्साइज कंडक्ट हुई थी आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है रिसेंटली द फर्स्ट ऑफ 6 इंडिजिनस एयर कुशन व्हीकल्स वाज इंडक्टेड इनटू सर्विस बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड इन विच इंडियन स्टेट, कौन से स्टेट में इसको इंडक्ट किया गया था? आंसर है गोवा। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ एक्साइज वायु शक्ति 2026, तो इसके लिए वेन्यू थी राजस्थान। ओरेशनिक इज एन इंटरमीडिएट रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री, तो ये कैसी मिसाइल है? हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसको डेवलप किया था रशिया ने। INS Sunaina recently visited Maldives as part of its deployment, belongs to which category of naval ships? INS Sunaina recently Maldives कंट्री गई थी और आपको बताना है कि ये किस कैटेगरी को बिलोंग करती है। आंसर है ऑफशोर पेट्रोल वेसल, ये हमारी OPVs में आती है, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the theme of first BRICS MSME Forum 2026 that was held in Agra? तो ये हमारा पहला ब्रिक्स MSME फोरम था जो कि अभी रिसेंटली आगरा में हुआ है। इसके लिए हमने थीम क्या रखी है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने होस्ट किया ये फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिक्स MSME फोरम एंड थर्ड ब्रिक्स SME वर्किंग ग्रुप मीटिंग, कहाँ पर दोनों इवेंट हुए हैं आगरा में। इस इवेंट को कंडक्ट किया गया अंडर द थीम ऑफ बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पर इस फोरम का मेन एम क्या था? कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन करना अमंग द ब्रिक्स नेशंस एंड प्रमोट करना ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल MSMEs को, क्योंकि इंडिया का जो MSME सेक्टर है ना उसमें 8.6 करोड़ एंटरप्राइजेस लगभग आते हैं एंड दे कंट्रीब्यूट नियरली 31.1% ऑफ टोटल GDP ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड इसके अलावा 35.4% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं एंड एक्सपोर्ट्स में 48.58% तक का कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। फाइन, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। डू रिमेंबर इस साल ब्रिक्स के लिए होस्ट कंट्री कौन सी है? इंडिया। लास्ट ईयर 2025 में ब्रिक्स को होस्ट किया था ब्राज़ील कंट्री ने। ब्रिक्स को ओरिजिनली 4 कंट्रीज ने फॉर्म किया था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है। लेकिन बाद में इसको साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया और ये ब्रिक्स बन गया, लेकिन अभी इसमें टोटल 11 नेशंस आते हैं, ठीक है। एंड इसकी फॉर्मेशन ओरिजिनली कब हुई थी? 2009 में एंड साउथ अफ्रीका ने इसको 2010 में ज्वाइन किया था। 2024 में इसमें 5 और कंट्रीज़ ने एडिशन किया और फाइनली 2025 में एक कंट्री और इसमें ऐड हो गई और इसमें टोटल अब 11 कंट्रीज हो गई हैं। फाइन, और MSME की बात करेंगे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, तो MSME सेक्टर इंडिया की GDP में लगभग 31% तक का अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। MSME इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का दूसरा सबसे बड़ा ओरिजिन है, आप कह सकते हैं, या सोर्स है, और MSME सेक्टर एक्सपोर्ट्स का लगभग 48% तक हैंडल करते हैं। फाइन, GDP के बारे में बहुत बार हम बात कर चुके हैं। फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये किसी देश की इकोनॉमी का कुल वैल्यू दर्शाता है और इससे पता चलता है कोई भी कंट्री कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 6 है, खादी रोजगार उत्सव 2026 वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? खादी रोजगार उत्सव रिसेंटली हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया गया? आंसर है बी ऑप्शन, भिवानी में, ठीक है। तो खादी रोजगार उत्सव को ऑर्गेनाइज किया गया हरियाणा की भिवानी में इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को प्रमोट करने के लिए, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए एंड सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए लोगों को। इस इवेंट में ये हाईलाइट किया गया कि 80% तक के जो हमारे आर्टिजन्स हैं ना, दे आर एसोसिएटेड विद द खादी सेक्टर आर टोटली वुमेन, ठीक है। तो 80% हमारी ऐसी सेक्टर में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो वुमेन हैं, मेकिंग इट एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट, राइट। तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एंड फैसिलिटेट करती है इन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग थ्रू लोकल मार्केट एंड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज सेक्टर जो है ये इमर्ज हुआ है एज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द रूरल लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो डू रिमेंबर खादी रोजगार उत्सव हमने हरियाणा में अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया, हरियाणा के भी भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, ये भी याद रखिएगा। फाइन, खादी की बात करेंगे तो खादी जो है ना ये कॉटन क्लोथ होता है और इसको महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन में काफ़ी प्रमोट किया था। खादी फैब्रिक हैंड स्पन और हैंड वोवन होते हैं, मशीन का इसमें कोई यूज़ नहीं होता है। खादी कमीशन इंडिया में रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट भी करते हैं। टॉकिंग अबाउट द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मेनली रूरल वुमेन को फाइनेंशियल और सोशल एम्पावरमेंट
के लिए डेवलप किए जाते हैं। एंड ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना, ये माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं बिना फॉर्मल बैंक कोलेट्रल के। इंडिया में ऐसे ड्रीज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के थ्रू प्रमोट किए जाते हैं। फाइन, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट था, दैट इज भिवानी। इसी के साथ चलिए हम थोड़े आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। The first one is the Zapotec civilization that was recently seen in the news primarily flourished in which country? ये civilization कहाँ पर flourish हुई थी? मैक्सिको में। The Grand International Exposition of Sacred Piprahava Relics of भगवान बुद्धा was inaugurated in which city? इसका inauguration हुआ था नई दिल्ली में। नेक्स्ट है मकर विलक्कू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? आंसर है केरला। द कोरोवई ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच कंट्री? ये ट्राइब आपको मेनली मिलेगी इंडोनेशिया में। द सिमहस्ता कुंभ मेला इज अ मेजर हिंदू फेस्टिवल हेल्ड एवरी 12 ईयर्स इन विच इंडियन स्टेट? ये हर 12 साल में होता है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है पोंडुरु खादी विच हैज़ रिसेंटली बीन ग्रांटेड द जीआई टैग बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? ये कपड़ा आपको कहाँ मिलेगा? तो आंध्र प्रदेश का ही प्रोडक्ट है। एंकर थोम इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये कहाँ पर है? कैम्बोडिया में। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which institution became India's highest ranked institution in the QS World University Rankings 2027? तो इंडिया की हाईएस्ट रैंक्ड इंस्टीट्यूशन इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग कौन सी बन गई है? दिस इज IIT दिल्ली। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली बन गई है इंडिया की हाईएस्ट रैंक इंस्टीट्यूशन इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027। इसी के साथ इसकी जो ओवरऑल पोजीशन थी वो कितनी है? 118। ठीक है, तो इंडिया के पास 52 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी जिनको इन रैंकिंग में फीचर किया गया, मेकिंग इट द 5th मोस्ट रिप्रेजेंटेड हायर एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। एंड इसी के साथ इंडियन इंस्टीट्यूशंस की जो रैंकिंग है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि 2017 का जो डेटा सामने आया था उसमें सिर्फ 14 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को इसमें रैंक किया गया था, लेकिन 2027 में अब 52 इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर रैंक किया गया। तो इसी के साथ ये फास्टेस्ट प्रोपोर्शनल ग्रोथ भी दिखाता है अमंग द G20 कंट्रीज़। तो आउट ऑफ दीज 52 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जिनको रैंक किया गया है, 26 इसमें से इंस्टीट्यूशंस ऐसी हैं जिन्होंने अपनी रैंक को इम्प्रूव किया है, और 9 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी जो अपनी सेम पोजीशन पर थी, और साथ ही 15 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी पोजीशंस कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुई है। ओके, तो इन सब के अलावा 2 इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो पहली बार इस रैंकिंग में इंक्लूड हुए हैं। तो ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं अगर आपके लिए कहीं पर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए मेंस पेपर में या फिर ऐसे राइटिंग में। सिंपली यहाँ याद रखिएगा कि इंडिया की हाईएस्ट रैंक्ड इंस्टीट्यूशन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में कौन सी थी? IIT दिल्ली। इसकी ओवरऑल रैंक भी याद रखिएगा, 118। ठीक है, IIT दिल्ली कब फॉर्म हुआ था? 1961 में, और इससे इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में गिना जाता है। IIT दिल्ली में रिसर्च और इनोवेशन पर काफ़ी फोकस होता है, जिससे कई स्टार्टअप्स भी निकलते हैं, और IIT दिल्ली को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्टेटस भी मिल चुका है। ठीक है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एंड QS रैंकिंग ग्लोबली सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिस्टम है, जिसकी शुरुआत हुई थी 2004 में। QS रैंकिंग में एकेडमिक एक्सेप्टेंस और एकेडमिक रेपुटेशन के अलावा एम्प्लॉय रेपुटेशन भी काफ़ी वेटेज रखता है। QS रैंकिंग हर साल रिलीज होती है और इसमें हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ को इनकी रैंक दी जाती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? हम ये दिन कब ऑब्जर्व करते हैं? करेक्ट आंसर है 19 जून। ठीक है, किस लिए? अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अबाउट द सिकल सेल डिजीज़, जो कि एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है। इस दिन का मेन एम ये है कि हम अर्ली डायग्नोसिस इसकी प्रमोट कर सकें, बेटर ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, और साथ ही हेल्थ केयर इक्विटी इसकी देखें। ओके, इस साल की हमारी थीम क्या थी? क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप, इक्विटी इन सिकल सेल डिजीज़, और ये थीम हाईलाइट करती है क्या डिस्पैरिटी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, हेल्थ केयर एक्सेस में, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स में अमंग द डिफरेंट रीजन्स एंड सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स। ठीक है, तो वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे हर साल हम 19 जून को ऑब्जर्व करते हैं। इस साल की हमारी थीम थी क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप। ठीक है, तो सिकल सेल डिजीज़ एक तरह का जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, जिसमें आपके जो RBCs होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स, ये सिकल शेप के हो जाते हैं, एंड इसमें हेमोग्लोबिन एबनॉर्मल होता है, जिसे हेमोग्लोबिन S कहते हैं। सिकल सेल की वजह से ब्लड फ्लो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो सकता है और पेन क्राइसिस भी डेवलप हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन कैरी करता है। हीमोग्लोबिन का जो मेन कंपोनेंट है वो आयरन है, एंड नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन को हम हीमोग्लोबिन A कहते हैं। फाइन, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, 19 जून। इसी के साथ चलिए हम डेज एंड थीम्स के क्वेश्चन थोड़े देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज,
विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज कोक बोरोक डे इन त्रिपुरा? त्रिपुरा में कोक बोरोक डे हम मनाते हैं 19 जनवरी को। नेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? ये हम मनाते हैं 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी पर। वर्ल्ड सॉइल डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? तो आंसर है 5 दिसंबर। विच मंथ इज ऑब्जर्व्ड एज पार्किंसंस डिजीज अवेयरनेस मंथ? ये मंथ कौन सा है? अप्रैल। Which country hosted the BIMSTEC Youth Heritage and Sustainability Immersion Program 2026? कौन सी कंट्री है जिसने ये इवेंट होस्ट किया? आंसर है इंडिया। द फिफ्थ एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम वॉज हेल्ड इन विच सिटी? आंसर है न्यू दिल्ली। द जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा 2025 मार्क्स द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लेजेंडरी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर? आंसर है यहाँ पर बिरसा मुंडा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स हो गए जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, recently the first of 6 indigenous air cushion vehicles was inducted into service by the Indian Coast Guard in which Indian state? आपको बताना है कि जो फर्स्ट ऑफ 6 इंडिजिनस एयर कुशन व्हीकल्स हैं जिनको सर्विस में इंडक्ट किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से, ये प्रोसेस कौन से स्टेट में हुआ है? आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन, गोवा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑफ 6 इंडिजिनस एयर कुशन व्हीकल्स है जिसको सर्विस में इंडक्ट किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से गोवा में। एयर कुशन व्हीकल्स को कौन डेवलप करा है? इट इज़ बिल्ट बाय काउजूल एंड द कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। एयर कुशन व्हीकल कॉमनली हम इनको हॉवरक्राफ्ट भी कहते हैं। दे ऑपरेट्स ऑन अ कुशन ऑफ एयर एंड दे कैन ट्रेवल ओवर लैंड, वाटर, मड फ्लैट्स एंड मार्शी टेरेन। ये जो इंडक्शन है इसका पर्पस क्या है? कोस्ट गार्ड की मरीन जो सर्विलांस है उसको इन्हांस करना, कोस्टल सिक्योरिटी बेहतर बनाना, सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशंस को और बेहतर करना और रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज़ अपनी बढ़ाना। तो ये प्रोजेक्ट सपोर्ट करता है आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को बाय प्रमोटिंग द इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो इसमें 6 इंडिजिनस एयर कुशन व्हीकल्स हम डेवलप करेंगे। ये पहला था जिसको हमने रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड की सर्विस में इंडक्ट कर दिया है गोवा स्टेट से। ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड की बात कर लेते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड 1977 में स्टैब्लिश हुआ था। किस लिए? हमारे इंडिया के मैरीटाइम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसकी प्राइमरी ड्यूटी है लॉ इन्फोर्समेंट, सर्च एंड रेस्क्यू और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करना। इंडियन कोस्ट गार्ड नेवल और सिविल ऑपरेशंस दोनों में कोऑर्डिनेट करते हैं। यहाँ पर हमने बात करी थी आत्मनिर्भर भारत की, तो आत्मनिर्भर भारत का मेन एम क्या है? इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में। और 2020 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इंडिजिनस प्रोडक्शन को बढ़ावा देना इस इनिशिएटिव का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, कमिंग टू 10th क्वेश्चन, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ क्रिएटर जोन डिजिटल समिट 2026? आपको बताना है कि इस इवेंट के लिए कौन सा स्टेट हमारा होस्ट है। द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने रिसेंटली होस्ट किया है फर्स्ट मेजर क्रिएटर फोकस समिट जिसका नाम है क्रिएटर्स जोन डिजिटल समिट। कहाँ पर किया है? रतन टाटा इनोवेशन हब में, जो कि चीना काकनी में लोकेटेड है। एंड इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है भारत डिजिटल मीडिया फेडरेशन ने इन कोलैबोरेशन विद आर्टिच एंड इसके अलावा आंध्र प्रदेश इनोवेशन सोसाइटी। तो यहाँ पर 200 से भी ज़्यादा क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, स्टूडेंट्स और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स ने पार्टिसिपेट किया है। एंड ये जो क्रिएटर जोन एक्सेलेंस अवार्ड था 2026, इसके थ्रू आउटस्टैंडिंग डिजिटल क्रिएटर्स को रिकॉग्नाइज भी किया गया। इस समिट का मेन एम क्या था? आंध्र प्रदेश के क्रिएटर इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में 3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर जो 3 कैपिटल का सिस्टम था वो अब हटा दिया गया। यहाँ पर अब सिर्फ एक और परमानेंट कैपिटल बना दी गई है, इसका नाम है अमरावती। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर रिसेंटली प्रोजेक्ट मशरूम लॉन्च किया गया था, मिशन मशरूम, और पर्पस क्या है? आंध्र प्रदेश को मशरूम हब बनाना। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आंध्र प्रदेश में गिरती प्रजनन दर को देखते हुए ये डिसाइड हुआ है कि अब कोई भी कपल अगर 3rd चाइल्ड बियर करेगा तो उसको 25,000 रुपीज़ की फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। फाइन, तो ये 3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो गए रिगार्डिंग आंध्र प्रदेश। इसी के साथ चलिए हम समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। The first question is, where was the conference of chief electoral officers held in October 2025? ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में। Where was the 3rd edition of Kalam and Kavach Defense Conference held? ये इवेंट हुआ है नई दिल्ली में अगेन। Where was the 12th Asian and Pacific Regional Conference 2026 held? आंसर है न्यू दिल्ली अगेन। Where was the Naval Commanders Conference 2025 held? आंसर है एक बार फिर से नई दिल्ली। The 9th Asia Dengue Summit 2026 was held in which country? तो ये इवेंट हुआ था सिंगापुर में। Which state is the host of National Watershed Conference 2025? इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? आंध्र प्रदेश। Which country is the host of G7 Summit 2026? The answer is France. ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए रिगार्डिंग समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। मूविंग टू 11th क्वेश्चन,
Which state or the union territory approved the constitution of the Snow Leopard and High Altitude Nature Conservation Society? तो कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने अप्रूव किया है कि स्नो लेपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर यानी शान कंजर्वेशन सोसाइटी फॉर्म की जाएगी? ये रिसेंटली अप्रूव हुआ है लद्दाख में। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो लद्दाख ने अप्रूव किया है कि वो स्नो लेपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, जिसका मेन एम क्या होगा? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को स्ट्रेंथन करना, साइंटिफिक बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट देखना एंड कम्युनिटी लेड इन्वायरमेंटल स्टुअर्डशिप को बेहतर बनाना इन द ट्रांस हिमालयन रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस हम कर रहे हैं स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन पर, जो कि स्टेट एनिमल होता है लद्दाख का, अलॉन्ग विथ अदर हाई एल्टीट्यूड फ्लोरा फौना एंड वेटलैंड। तो शान प्रमोट करेगा साइंस बेस्ड कंजर्वेशन को, इको डेवलपमेंट को, सस्टेनेबल इको टूरिज्म को, कम एंड इसके अलावा लोकल कम्युनिटीज़ के लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखेगा। तो डेफिनेटली इट विल सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी रिसर्च, मॉनिटरिंग एंड मिटिगेशन ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। फाइन, तो शान कंजर्वेशन सोसाइटी की फॉर्मेशन हो रही है लद्दाख में। ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। स्नो लेपर्ड का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पैंथेरा यूनसिया। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एंड स्नो लेपर्ड आपको हाई एल्टीट्यूड एरियाज में मिलेंगे लाइक हिमालय रीजन। एंड ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? स्नो लेपर्ड्स इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं IUCN की तरफ से। ओके, यहाँ पर लद्दाख की बात करेंगे तो लद्दाख इंडिया का नॉर्थ मोस्ट रीजन है ऑलमोस्ट, एंड जम्मू कश्मीर से ये अलग हुआ था, अलग करके बनाया गया था। लद्दाख में क्लाइमेट बहुत कोल्ड और ड्राई होता है, मोस्टली डेजर्ट लाइक क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। एंड इसका जो प्रमुख रिलीजन है वो कौन सा है? तिब्बतन बुद्धिज़्म। ठीक है, तो यहाँ पर इस रिलीजन को ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब है स्पीशीज़ और हैबिटाट्स को सुरक्षित रखना। कंजर्वेशन बायोलॉजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। एंड प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे कि नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है लद्दाख। लद्दाख के बारे में 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और याद रखिएगा। पहली बात यह है कि यहाँ पर अभी तक सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। ठीक है, और वो कौन से थे? पहला था लेह और दूसरा था कारगिल। लेकिन अभी रिसेंटली ये डिसाइड हुआ है कि यहाँ पर अब 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाएंगे और यहाँ पर अब टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे 7। ठीक है, एंड इसके अलावा अभी तक यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे मिस्टर काविंदर गुप्ता, लेकिन अब इनको रिप्लेस कर दिया गया है और यहाँ पर अब नए जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है मिस्टर विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, तो ये दोनों करंट अफेयर्स आप याद रखिएगा रिगार्डिंग लद्दाख। फाइन, कमिंग टू 12th क्वेश्चन नाउ। Bharat Buildcon 2026 that was recently inaugurated in New Delhi is associated with which sector? आपको बताना है कि भारत बिल्डकॉन ये किस सेक्टर के साथ रिलेटेड है जिसका इनॉग्रेशन रिसेंटली हुआ है नई दिल्ली में? आंसर है बी ऑप्शन, कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो भारत बिल्डकॉन वन नेशन वन एक्सपो का रिसेंटली इनॉग्रेशन हो गया है यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में, जो कि नई दिल्ली में लोकेटेड है। एंड ये इवेंट एक मेजर एग्जीबिशन है बिल्डिंग मटेरियल्स और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन हुआ लगभग 90 कंट्रीज़ का, एंड ओवर इन 100 इंडियन सिटीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स और इनोवेशंस को शोकेस किया गया इन अक्रॉस 24 सेगमेंट्स लाइक सीमेंट, स्टील, सेरेमिक्स, सैनिटरी वेयर, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल्स, पेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज। ये इवेंट सर्व करता है एज अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडस्ट्री इंट्रैक्शन, टेक्नोलॉजी शोकेस एंड बिजनेस नेटवर्किंग। ठीक है, तो भारत बिल्डकॉन का रिसेंटली इनॉग्रेशन हुआ नई दिल्ली में, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटीरियल सेक्टर। फाइन, यहाँ पर यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर जो है ना, ये एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, एंड इसका इनॉग्रेशन हुआ था 2023 में। भारत बिल्डकॉन एक्सपो की बात करेंगे तो भारत बिल्डकॉन कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मटेरियल्स इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा एग्जीबिशन माना जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था बी ऑप्शन, कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल। इसी के साथ चलिए हम लास्ट में बस थोड़े से नेशनल करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भीम मंडली इको हेरिटेज साइट दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये साइट कहाँ पर है? आंसर है उड़ीसा स्टेट में। नेक्स्ट है रिसेंटली विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय अनफर्लिंग द लार्जेस्ट अंडर वाटर नेशनल फ्लैग? तो ये कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी थी? ये है अंडमान एंड निकोबार। थर्ड है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन अंडर विच DRI बस्टेड द गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट एट छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन दहाबू ब्लिट्स। द राजमार्ग प्रवेश पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच मिनिस्ट्री? इसको डेवलप किया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने, और इसके मिनिस्टर हमारे कौन है? मिस्टर नितिन गडकरी। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इज लोकेटेड इन विच सिटी? ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। द सत्या पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर विच मिनिस्ट्री टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड सर्विस डिलीवरी? दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT।
नेक्स्ट है विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन इंडिया फॉर रिकवरिंग स्टोलन एंड मिसिंग मोबाइल फोन्स थ्रू द सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल। ये कौन सा स्टेट है? दिस इज द स्टेट ऑफ तेलंगाना। फाइन, ये हमारे कुछ नेशनल करंट अफेयर्स हो गए। इसी के साथ हमने आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए। लास्ट में हम रिवीजन करते हैं एक दिन पहले के सेशन का। मीन्स हमने एक दिन पहले जो डिटेल में सारे क्वेश्चंस किए होते हैं ना, उसको हम अगले दिन वन लाइनर फॉर्मेट में दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि सैटरडे को हमने कौन से क्वेश्चंस किए थे। तसगांव लिफ्ट इरिगेशन स्कीम वॉज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? ये लॉन्च किसने किया? आंसर इज महाराष्ट्र। एनएस तरकश दैट वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ वॉरशिप? ये बिलोंग करती है तलवार क्लास को। विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाइएस्ट फिजिकल डेफिसिट इन फाइनेंशियल ईयर 25 अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिपोर्ट? इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा फिजिकल डेफिसिट रिकॉर्ड हुआ मेघालय से। What is the IUCN Red List status of the knob-billed duck that was recently recorded at the Pong Lake Wildlife Sanctuary? This is least concern. Grape 3 telescope that was recently seen in the news is located in which Indian state? ये telescope आपको मिलेगा तमिलनाडु के ऊटी में। Which country has become the first Central Asian country to join the NDB? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन करने वाली पहली सेंट्रल एशियन कंट्री बन गई उज्बेकिस्तान। As per the Global Startup Ecosystem Report 2026, which Indian city is ranked second in Asia's artificial intelligence native startup clusters after Beijing? This is Bangalore. Sustainable Gastronomy Day is observed every year on which day? Answer is 18th of June. Green Hydrogen Certification Portal of India was developed by which ministry? The answer is Ministry of New and Renewable Energy. And last question is the She-Box portal was launched by which ministry? The answer is Ministry of Women and Child Development. ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स। अगर आप इन क्वेश्चंस को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारे सैटरडे वाला लेक्चर रेफर कर सकते हैं। वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की थी। ओके, तो विद दिस हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई रियली होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये क्लास कैसी लगी, एंड इन केस यू फाइंड इट यूजफुल तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एज वेल। Before winding up, let me tell you that these questions are part of our daily 20 MCQs quiz series in GK Today Android application. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड वहाँ पर आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, जिसके बाद आपको डेली बेसिस पे ये 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन। ओके, तो फ्रेंड्स अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आप इस कोर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर कल मिलते हैं अब कल की क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। विद दिस मीनू जहाद सना साइनिंग ऑफ।